हेलो फ्रेंड्स, ABCL 247 में आपका स्वागत है। और आज हम अगस्त 2023 का पेपर करेंगे। CDP की 30 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जनवरी 2024 का 30 क्वेश्चंस हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियोज़ में आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और एक एक प्रश्न मैं डिस्कस करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। CDP के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी पूरी जो टेस्ट सीरीज आ रही है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उसे ही देख लेंगे तो आराम से आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। और मैंने जीन पियाजे, कोलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी भी पढ़ा दी है। वो वाला वीडियो आप देखोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर उसका दे सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आप लोग भी पर क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारणों में त्रुटियां करना है। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। बिल्कुल, डिस्ग्राफिया एक लिखने संबंधी कठिनाई होती है जो अक्षरों को और उनके आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण। त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। बिल्कुल यही उत्तर होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है? जो असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तीसरा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि समावेशी कक्षा वो होता है जो स्पेशल चाइल्ड्स जो रहते हैं, जिनके लिए स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक नीड्स की ज़रूरत होती है, उनको सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उसे ही समावेशी कक्षा कहते हैं। अब शिक्षक को क्या चाहिए? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल ये ऑप्शन होना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सभी दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल हमें समय समय पर अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, विविधता को बाधा नहीं, बल्कि आप विविधता को क्लासरूम में शामिल कर सकते हैं और उसे एक सामाजिकरण में एक सहायता की तरफ देख सकते हैं, एक टूल की तरफ देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3। किस में है 1, 2, 3? ये सेकंड ऑप्शन में 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसा अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सहसा अवस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक अवस्था महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो प्राथमिक अवस्था ही जो संस्थाएं जो रहती हैं, जैसे माता पिता और जो मेन परिवार के सदस्य हैं, वही संस्थाएं सामाजिकरण के लिए सहसावस्था में महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक संस्थाएं। तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा, सहसावस्था में प्राथमिक और प्रारंभिक अवस्था में माध्यमिक। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। मैंने लेव वाइगोत्स्की पे इससे पहले वाला वीडियो बनाया हूँ, आप वो थ्योरी देख सकते हो। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी किस प्रकार जीन पियाजे से अलग है। जीन पियाजे ने सामाजिक संरचनाओं को अपने सिद्धांत में जगह नहीं दी, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो सोशल फैक्टर है उसको भी साथ में रखा था। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आम तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? कोहलबर्ग की भी थ्योरी मैं दे चुका हूँ, आप वो वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर,
पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसका आंसर होगा पारंपरिक स्तर। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, टोटल 6 चरण दिए हैं। ये आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें कोलबर्ग की थ्योरी मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और एक एक चरण और स्तर को आप समझ जाएंगे और ये प्रश्न आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। शिक्षकों को साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार लोग से शिक्षार्थी को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। अब इसका कारण देखते हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल, सामाजिक संपर्क से हम क्या करते हैं, ये हमारे विकास का एक प्रमुख घटक है और सामाजिक संपर्क में आने से शिक्षक और साथियों से हम अधिक जानकारी ले सकते हैं और हमारी समझ विकसित होती है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना कभी अधिगम के लिए आकलन का कार्य नहीं रहा है। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ये कुछ हद तक सही, ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, ये उतना सही नहीं लग रहा है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे, देखिए विद्यार्थियों की पहचान के लिए अधिगम के लिए आकलन नहीं किया जाता, बल्कि विद्यार्थी जिस हिसाब से सीखता है उसकी फीडबैक देना और उसमें सुधार करने के लिए ही अधिगम का आकलन किया जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष एकदम नहीं होगा, 3 वर्ष, 7 वर्ष। देखिए 3 वर्ष के बच्चे पहेलियाँ नहीं समझ पाएंगे और 12 वर्ष के बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, वो कल्पनाएं कर सकते हैं। तो इनके लिए भी उतना ज़रूरी नहीं है। 7 वर्ष के बच्चों के लिए चुटकुले और पहेलियाँ ये पसंद करते हैं। 7 वर्ष के बच्चों के लिए शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। कैरेल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। देखिए कैरल गिलिगन कोलबर्ग की असिस्टेंट थी और इन्होंने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की नारीवादी दृष्टिकोण से। इनके अनुसार नैतिक विकास पर महिलाओं के दृष्टिकोण में देखभाल शामिल है, जो मानवीय संबंधों पर अपना प्रभाव दिखाती है, जिसे उन्होंने देखभाल की नैतिकता कहा है, जबकि पुरुष न्याय की नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। तो उन्होंने इस आधार पर कोलबर्ग की ये सिद्धांत की आलोचना की कि इन्होंने महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपात किया है और उनके तर्क को या उनके नैतिकता को उतना महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पहला, कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, पारंगमन। देखिए इसका उत्तर केंद्रीयन होगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक चिंतन जो बच्चे होते हैं पूर्व संक्रिया के 2 से 7 वर्ष के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और इनकी जो केंद्रीयन की इनकी क्या विशेषता है, चिंतन की मुख्य विशेषता क्या है, केंद्रीयन की है। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच क्या होती है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी, देखिए वृद्धि धीमी नहीं होती,
तो पहला ही ऑप्शन ये गलत हो गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, ठीक है। फिर सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, आत्म केंद्रित बिल्कुल होती है। 2 से 7 साल के बच्चे आत्म केंद्रित होती है उनकी बुद्धि, सोच। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है मध्य बाल्यावस्था में, और सोच तार्किक हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल, स्थूल मतलब जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की, जो ग्रॉस मोटर स्किल है, बुनाई बारीक काम है, तो ये नहीं होगा। तैरना, देखिए तैरने में पूरी बॉडी की या पूरे मांसपेशियों की या हमारे मोटर स्किल्स की, ग्रॉस मोटर स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तैरना बिल्कुल सही जवाब है। एक कागज़ पर वृत्त रेखा रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी बारीक काम है। एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी स्थूल गतिक कौशल नहीं है, तो इसका दूसरा तैरना होगा। नेक्स्ट, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला, एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल। देखिए भौतिक वृद्धि और विकास के एकीकरण का पालन नहीं करते। विकास के शीर्षगामी, बिल्कुल शीर्षगामी का पालन करते हैं। और समीपस्थ, जो कि आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, गार्डनर जो कि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, 8 बुद्धियों का सिद्धांत दिया था। एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखते हैं, एक दर्शन शास्त्री के पास भाषिक गलत हो जाएगा, भाषिक नहीं होगा। दिक स्थान भी दर्शन शास्त्री के पास नहीं होता। अंतः व्यक्ति बिल्कुल एक दार्शनिक, अपने अंतः व्यक्ति की बुद्धि एक दार्शनिक के पास होती है, और मूर्तिकार के पास दिक स्थान प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभव से जो सीखते हैं अधिगम, वो किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण, देखिए शिक्षक का नियंत्रण नहीं। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, देखिए पुनर्बलन की भूमिका अनुभवात्मक अधिगम पर उतना बल नहीं देती। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, जी बिल्कुल, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो भी है अनुभव किए उसका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए अनुभवात्मक अधिगम उसी पर बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में, देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। इसका तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल, ध्यान दीजिएगा इस पे। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है स्वतंत्र चिंतन को, ये तो यहीं गलत हो गया, इसको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल नहीं, कठिन समस्याओं से बचेंगे तो कैसे समस्या समाधान कौशल बढ़ाएंगे? उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो कैसे समस्या समाधान का कौशल डेवलप करेंगे? 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, बिल्कुल उन्हें आप अवसर दोगे तभी तो अपनी बुद्धि मंथन करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखेंगे। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, बिल्कुल सही बात। आजकल, पहले के ज़माने में होता था कि जो छात्र और शिक्षक के बीच जो संवाद होता था वो एक तंत्री था, मतलब कि जो गुरु बोलते थे और शिष्य सभी सुनते थे। आजकल का हमारा जो शैक्षणिक परिवेश है वो लोकतांत्रिक परिवेश है और सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता होती है, तो पहला एकदम सही है। अब इसका कारण देख लेते हैं, सही है कि नहीं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। देखिए हर बच्चा सीख सकता है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है या एनसीएफ है उसमें कहता है हर बच्चा सीख सकता है, तो हर बच्चा आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित है
और उसे सीखने के लिए हमें पर्याप्त वातावरण और उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बिल्कुल अभिकथन सही है और कारण भी सही है। तो इस प्रकार इसका ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? देखिए नहीं पे खास ध्यान दीजिएगा, योगदान देती नहीं, नहीं देती। संगठन योगदान देती है तो ये नहीं होगा। वर्गीकरण योगदान देता है। वैचारिकता बिल्कुल योगदान देता है। गैर प्रासंगिकरण बिल्कुल योगदान नहीं देता। अगर प्रासंगिकरण होता तो वो देता योगदान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? देखिए अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। देखते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध, क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया की परिभाषा में बच्चा अपनी सोच पर विचार उतना नहीं कर पाएगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल, जहाँ भी आपकी समझ या बच्चों को उनकी समझ कहने के लिए आप कहेंगे तो बच्चा अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता उसे होती है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा चौथा। 21वां। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे सीडीपी, उसमें भी आंतरिक अभिप्रेरणा और आरोपण का क्वेश्चन था, इसमें भी है। जबकि उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी सफल होने के लिए या असफल के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा या आंतरिक आरोपण ही जिम्मेदार है। देखते हैं इसमें क्या है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे। बिल्कुल ये आंतरिक आरोपण नहीं है, ये तो शिक्षक को आरोपण किया जा रहा है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। देखिए मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ये आंतरिक आरोपण है कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका मुझे लग रहा है सही उत्तर ये यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छा, ये यहाँ भी बाहरी आरोपण है, ये नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका, ये भी बाहरी आरोपण। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल बहुत सी जगह होता है कि लड़कियों को या बच्चों को वो देखते हैं, ऐसा परिवेश रहता है कि वो गुड़ियाँ चुनती हैं और बच्चे कार को खेलना पसंद करते हैं। अब इसका कारण क्या है, देखते हैं क्या कारण दिया गया है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। जी बिल्कुल, बच्चा अपने परिवेश से सीखता है और अपनी संस्कृति से सीखता है और वहाँ देखा जाता है कि जो भी अक्सर कहा जाता है कि लड़कियाँ गुड़ियाँ खेलती हैं तो बच्चा वही देखता है तो उसी हिसाब से वो व्यवहार भी करता है। इसीलिए जो लड़कियाँ हैं वो गुड़िया खेलती हैं और लड़के कार को खेलना पसंद करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। लेव वैगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकल्पना में क्या महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है, देखते हैं। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव बिल्कुल नहीं होगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं होगा, देखिए। और मूर्त पुरस्कार भी नहीं होगा। सहकर्मी सहयोग वाइगोत्स्की का आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ ZPD का सिद्धांत है और MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन होते हैं? एक तरह से सहकर्मी सहयोग होता है जो से स्काफ फोल्डिंग या पाढ़ा मचान जिसे कहते हैं वो प्रदान करते हैं और बच्चा सीखता है। तो इसमें सहकर्मी सहयोग ही इसका सही उत्तर होगा। आप लेव वाइगोत्स्की का लेक्चर देख सकते हो, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत। फिर आया लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। इसके पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है। ये फेवरेट क्वेश्चन, हर प्रत्येक ईयर के क्वेश्चन पेपर में आंतरिक वाक जरूर पूछता है। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है? नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। विकासात्मक देरी का संकेत है? बिल्कुल नहीं।
बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, हर बार पूछेगा। कभी ये पूछ देगा कि अगर मान लो एक बच्ची है, वह अपने कपड़े तह करते टाइम बात करती है, अपने आप से बात करती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो दे देगा ऑप्शन कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक कहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? पारगमनात्मक तर्क बिल्कुल नहीं। जीववादी चिंतन बिल्कुल जीववादी चिंतन, इसको हिंदी इंग्लिश में एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। इसमें क्या करता है कि बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी एक सजीव के रूप में देखता है, जैसे गुड़िया को अपने साथ बैठाना, खाना खिलाना, उसको ड्रेस पहनाना, उससे बातें करना, ये सब एक उसकी जीववादी चिंतन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। जी बिल्कुल, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार ही स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता होती है। अगर ये प्रश्न आया स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता क्या होती है, तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल, ये एक सही अभिकथन है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का चिंतन बढ़ता है जब वो विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत होते हैं। अब देखते हैं इसका कारण सही है कि नहीं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही इसका कारण है, क्योंकि एक रचनात्मक या डाइवर्जेंट थिंकिंग कब होती है? जब एक कोई समस्या हो और उसका समाधान के अनेक रास्ते हों और अनेक रास्तों पर विचार किया जाए, सबका समालोचनात्मक चिंतन किया जाए, तब बच्चा रचनात्मक होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, और ए और आर दोनों सही है, और आर और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, देखते हैं। तथ्यों को रटना, ऐसे कोई भी ऑप्शन देखिए, तथ्यों को रटना तुरंत काट दीजिए। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट, यंत्रवत याद करना बिल्कुल नहीं है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, जी बिल्कुल, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि बच्चे अपनी थिंकिंग डेवलप कर सके और किसी भी चीज़ या किसी भी विषय के बारे में अपनी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर जब बढ़ती है तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कोई भी चीज़ जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, बाकी ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा। ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन फिर बाकी ऑप्शन भी देखते हैं कि उपेक्षा, देखिए सीखने की शैलियों में विविधता की उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। विपेक्षा एक टूल है, एक बल्कि एक इसको टीचिंग लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहीं से गलत हो गया, पूरे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ध्यान में रखा जाना चाहिए। विविधता ही तो हमारे देश की एक अनेकता में एकता, विविधता में एकता एक टूल है, उसको हम क्लासरूम में भी प्रतिबिंब कर सकते हैं। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना, बिल्कुल नहीं, बाधा और अवरोध के रूप में बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होगा
विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आज 30 क्वेश्चन हो गए, इससे पहले भी 30 क्वेश्चन हो गए थे। इसी तरह लगभग आपके 500 प्लस क्वेश्चन सीडीपी के मैं कराऊंगा और वो आप कर लोगे सीटेट में के एग्ज़ाम से पहले। तो आप आराम से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स पा लोगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी पेपर लाऊंगा, क्वेश्चन पेपर कराएंगे, 30-30 60 वहाँ हो जाएगा। फिर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का भी सेशन रखूँगा, आप आराम से 120 प्लस स्कोर सीटेट में कर लोगे। और इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो सके, और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।